हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। जैसा कि हम लोग अभी संविधान को पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी तक 4 क्लास किया होगा पॉलिटी का, जिसमें हम लोग संवैधानिक इतिहास को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग देख रहे हैं कि संविधान सभा का कैसे गठन हुआ, संविधान सभा ने कैसे संविधान को बनाया। और 4 लेक्चरों में हमने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा है। हालांकि जो पहली बार क्लास कर रहे हैं, मीन्स पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेसिक चीज़ों को मैं बता रहा हूँ कि पॉलिटी में कोई भी चीज़, कोई भी टर्म हो ऐसा कि उनको प्रॉब्लम हो, तो मैं सब कुछ बताता हूँ। तो एक बार अगर अच्छे तरीके से अगर पूरा पॉलिटी कर लेते हैं अच्छे से, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, हर एक चीज़ अगर कर लेते हैं तो पॉलिटी से कोई भी सवाल हो, कैसे भी सवाल हो, आराम से बना पाएंगे। तो आज हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे पहले, और हमने इसके पहले देखा था क्रिप्स मिशन, इसके पहले आया था आपका साइमन कमीशन आया था, जिसका बहुत विरोध हुआ था। तो जैसे कि कैबिनेट मिशन जो आया ये सक्सेसफुल रहा, ये आया और इसने संविधान सभा का गठन करने के लिए जो भी प्रावधान किए, और उसी तरह से आगे जाकर संविधान सभा का गठन भी होगा। जैसा हमने बताया था कि 24 मार्च 1946 को आया था, उसमें पीएम आपके क्लेमेंट एटली थे। तो ये सब मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, क्या क्या कैबिनेट मिशन ने क्या क्या प्रावधान रखा था, क्या क्या रिपोर्ट में रखा था, वो सब आपके पास है। आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको सब अच्छे तरीके से पता होगा। तो हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ेंगे और आगे चीज़ों को पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें और भी हुई। ओके, तो अब देखिए संविधान सभा का गठन, जैसे बोला था कि संविधान सभा होगा भारत का जो संविधान निर्माण करेगी। तो संविधान सभा का गठन हो जाएगा और हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में वही चीज़ पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में कि संविधान सभा क्या था, है ना। देखिए एक क्लास और होगा, इसके बाद हमारा जो संविधान के 22 भाग हैं उन भागों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो आपके आर्टिकल्स हैं उन चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक क्लास और चलेगा जिसमें आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का झलक देखने को मिलेगा। तो अब संविधान सभा की बात करेंगे। जैसा कि जुलाई 1946 में इसका प्रावधान था कि एक संविधान सभा का गठन होगा, है ना। जुलाई 1946 में इसका बात कहा गया कि एक संविधान सभा बनेगा जो भारत में संविधान का निर्माण करेगी। ओके, अब संविधान सभा में जो सदस्य होंगे, है ना, एक सभा मतलब असेंबली, असेंबली मतलब कि इसमें कुछ मेंबर्स होंगे, कुछ मेंबर्स नहीं, बहुत मेंबर्स होंगे। और वो कितने मेंबर्स थे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, 389, 389 मेंबर का बात कहा गया था कि संविधान सभा में 389 मेंबर होंगे। अब उसमें मैंने बताया था कि 292 इसमें से कहाँ से आएंगे, ब्रिटिश प्रांत से, है ना, ब्रिटिश प्रांत से आएंगे। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत। अब देखिए अभी 2005-10 दिन से क्लास नहीं चल रहा था, लेकिन अब क्लास कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रांत से 292 मेंबर आएंगे। मैंने बताया था कि ब्रिटिश प्रांत क्या है ना, ब्रिटिश प्रांत 292 मेंबर आएंगे। ओके, मतलब उस समय जो भी प्रांत, जैसे कि अभी राज्य देख रहे हैं उस तरह उस समय जो भी प्रांत थे वहाँ से 292 मेंबर्स आने वाले हैं। क्लियर है। जैसे उसमें 11 प्रांत है, तो अलग अलग प्रांत से कितने कितने लोग आएंगे वो मैं ऐसा बताऊंगा। 93 देशी रियासत। अब देशी रियासत बताने की बात नहीं, देशी रियासत मतलब कि जहाँ पे राजा शासन कर रहे हैं, है ना। जैसे जम्मू कश्मीर था, बड़ोदरा था, मैसूर था, जूनागढ़ था, हाँ, हैदराबाद था। तो वहाँ से 93 देशी रियासतों से 93 मेंबर्स आएंगे जो वहाँ के राजा द्वारा चुना जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हमारा 4 था चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी जैसे कि आज का आप मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश मान लीजिए, यहाँ पे चीफ कमिश्नर के द्वारा शासन किया था, लेफ्टिनेंट के द्वारा शासन किया था। 4 जगह था, हिमाचल प्रदेश है, कुर्ग है, दिल्ली है, असम है। तो वहां से आपके हिमाचल प्रदेश, कुर्ग, दिल्ली और असम, ठीक है, यहां से आपके 4 जगह से 4 मेंबर आएंगे। तो ये पूरा आप देख सकते हैं कैलकुलेशन। तो ये 389 आपका हो चुका है ना। देखिए 389 मेंबर्स आने वाले हैं संविधान सभा जो बनेगा उसमें। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि ये मेंबर कैसे चुने जाएंगे, क्या इनका होगा। तो ये सारे मेंबर कैसे चुने जाएंगे मैं आपको लिख दूँ, अच्छा तरीके से समझिएगा बातों को ध्यान से। मैं अलग पेन ले लूँ तो थोड़ा मजा आएगा, है ना। ओके, ये सब आएंगे अप्रत्यक्ष चुनाव से, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब ये क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव मीन्स कि अगर आप अभी देखते होंगे कि जो विधान परिषद का चुनाव होता है, बिहार में विधान परिषद है, विधानसभा का चुनाव एमएलए का वोट सब लोग देते हैं, लेकिन एमएलसी का वोट सब लोग नहीं देखते होते। तो अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब सब लोग वोट नहीं देंगे, इनडायरेक्टली लोग इनडायरेक्टली रूप से चुने जाएंगे। डायरेक्टली रूप से अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा ये लोग चुने जाएंगे। मतलब ये हुआ
कि जैसे कि 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों में आपके मुख्यमंत्री हैं, 11 प्रांत में जैसे कांग्रेस की सरकार थी 7 प्रांत में, तो जहां जहां वहां पे जो हम लोगों ने चुना है विधान परिषद के सदस्यों को, उसमें क्या था, विधान परिषद था, तो विधान परिषद के प्रांतीय विधान परिषद थे, उनके सदस्यों को जो हम लोगों ने चुना था वही इन 389 मेंबर को चुनेंगे। क्लियर है? तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव के थ्रू जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और था कि प्रति 10 लाख, ये सारा पॉइंट लिखिएगा भाई, एक एक चीज सही है, प्रति 10 लाख पर, मतलब एक सीट मतलब 389 सीट है, तो हर 10 लाख पर एक सदस्य चुना जाएगा, हर 10 लाख के एरिया पे एक सदस्य को चुना जाएगा जो संविधान सभा का प्रतिनिधित्व करेगा, संविधान सभा का एज ए मेंबर के रूप में होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ओके, फिर इसमें था कि एक अंतरिम सरकार का गठन होगा, अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट, कहां, केंद्र में, जिसका कांग्रेस मांग कर रहा था केंद्र में हमारा सरकार बनना चाहिए, प्रांतों में तो है, केंद्र में उस समय जैसे कि वायसराय थे, है ना, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा शासन चलाया, तो अंतरिम सरकार केंद्र में, ऐसा बोला गया कि अंतरिम सरकार होगा केंद्र में, ये संविधान सभा के थ्रू बोला गया, ये कैबिनेट मिशंस के अंदर बोला गया। अंतरिम सरकार केंद्र में बनेगी, है ना, जिसमें 14 मेंबर्स होंगे, 14 जैसे आया तो होता है ना मंत्री, 14 मेंबर्स होंगे, ऐसा कहा गया। तो ये सारे प्रावधान हुए, अब देख सकते हैं सारे प्रावधान हुए। ओके, प्रति 10 लाख पर एक सीट होगा, इतने लोग कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, तो ये सारा सिस्टम था, यहाँ ये सारा सिस्टम था। अंतरिम सरकार केंद्र में बनने का था, वो आगे जाके बनेगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं होगा तो हम लोग थोड़ा सा अब आगे चलेंगे। क्लियर? ओके, तो यहाँ तक क्लियर होगा तो हम अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को हो चुका है। देखिए, अभी हमने जुलाई 1946 में हम लोग चल रहे थे, है ना, संविधान सभा का चुनाव होगा, लोग चुने जाएंगे, अभी आगे देखेंगे। ये अंतरिम सरकार का गठन जो कि केंद्र में बैठेगी, उसमें 14 सदस्य आप देख सकते हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, इससे सवाल पूछा गया है कि जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था या पहला कैबिनेट जो बना था आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, ये आज़ादी से पहले, आज़ादी से बाद, तो उनमें किनको कौन सा पोस्ट मिला था, ऐसा सवाल बहुत बार पूछा गया है। अब हम लोग ध्यान में क्या रखेंगे, यहाँ पर जो मैं आपको अंडरलाइन करूँगा उसको तो आपको याद रखना ही है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्य पॉलिटिक्स उस समय थे, तो इनको सारे महत्वपूर्ण पोस्ट आप देख सकते हैं, विदेश विभाग इनके अंदर आ गया, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले इनके अंदर आ गया, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने। अच्छा, कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के उपाध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष कौन था? आपका वायसराय, क्योंकि वायसराय तो अभी गया नहीं है, तो वायसराय रहेगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोला कि आप इसका उपाध्यक्ष रहिए मेरे काउंसिल का, आपको राष्ट्रमंडल देते हैं, आपको विदेश विभाग देते हैं। पटेल भाई, वल्लभ भाई पटेल को गृह विभाग, सूचना प्रसारण विभाग, जो मैंने रीड किया है उसको तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं, ये पूछा गया है सवाल कि स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता बाद, मतलब अलग अलग टाइप से सवाल पूछा गया है कि राजेंद्र प्रसाद को कौन सा डिपार्टमेंट मिला था, तो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे आपके राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? फिर उसके बाद आसफ अली की बात करेंगे तो इनको रेलवे था, बाबू जगजीवन राम को लेबर डिपार्टमेंट, लियाकत अली को वित्त डिपार्टमेंट। अभी इतना हो गया। अब इसके अलावा आपको याद रखना है तो सी राजगोपालाचारी याद रख सकते हैं, शिक्षा मंत्री जी थे। तो ये जो डाटा है, ऐसा तो 11 नहीं याद रखना, मैं नीचे वाला बता रहा हूँ, इस नीचे वाला कुछ मत याद रखिए, कोई महत्व नहीं है। बहुत ज़्यादा एग्जामिनर का दिमाग खराब होगा तो दे देगा, अलग बात है, बट ये महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, है ना। अब हम बात करेंगे आगे, ठीक है, आगे हाँ। अब ये देखिए, ये जो ये अंतरिम सरकार कहाँ बैठी है, आपके केंद्र में। तो ये पहले जब अंतरिम सरकार बनी तो इसका मुस्लिम लीग ने विरोध किया। मुस्लिम लीग उसमें जो सेकंड पार्टी थी वो मुस्लिम लीग थी। अच्छा, मुस्लिम लीग क्यों विरोध करेगी? क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग का मांग था, क्या मांग था, कि हमें एक सेपरेट पाकिस्तान बनाया जाए। इन लोग का बहुत ज़्यादा मांग था, सेपरेट पाकिस्तान बनाने की बात कर रहा था। तो जो मुस्लिम लीग का मांग था, मुस्लिम, अब ये जो कैबिनेट मिशन आया, ये जो आपका कैबिनेट मिशन आया, इसमें ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है और अंतरिम सरकार बैठा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग ने इस अंतरिम सरकार जो गठन हुआ उसमें शामिल नहीं हुआ।
14 मेंबर थे, उसमें शामिल नहीं हुआ। हालांकि 3 मुस्लिम थे, अब वो मुस्लिम कांग्रेस पार्टी से थे, ध्यान रखिएगा, 3 मुस्लिम थे वो कांग्रेस पार्टी से। इनिशियल रूप में, इनिशियल टाइम में वो नहीं शामिल हुई, फिर बाद में अक्टूबर के आसपास में वो शामिल होती है। अक्टूबर 1946 में वो मुस्लिम लीग शामिल हो जाते हैं, ठीक है। 5 मेंबर मुस्लिम लीग के शामिल होते हैं। 5 मेंबर का मतलब ये नहीं हुआ कि 5 मेंबर में पांचों मुस्लिम होंगे, ठीक है, वो पार्टी है मुस्लिम लीग। तो 5 मेंबर जब शामिल हुआ तो उसमें कुछ कुछ मेंबर्स आपके मुस्लिम थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास यहाँ पे है, क्लियर है। तो ये तो अंतरिम सरकार गठन, केंद्र में बैठी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने हुए हैं, है ना। कौन कौन सा पोस्ट, किन्हों कौन सा पोस्ट मिला वो आपको। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या चीजें हैं देखना है। ओके, अब आगे आता है माउंटबेटन प्लान। देखिए अभी जब ये पाकिस्तान का मांग, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग कंट्री हो, इसका मांग जब जोरों पे है तो एक माउंटबेटन ला के पटक देता है अंग्रेज लोग। उस समय जो पीएम थे आपके पीएम जो थे आपके ब्रिटेन के, वो थे क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली। अभी जो क्लेमेंट एटली हैं, इन्होंने इनके समय में एक माउंटबेटन प्लान आया, ठीक है। माउंटबेटन प्लान क्या था, अब इस बात को समझेंगे। 3 जून 1947 को आया। उस समय माउंटबेटन आपके मीन्स गवर्नर थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 को ये प्लान आया, इसलिए इसको जून प्लान भी बोलते हैं, 3 जून प्लान भी बोलते हैं। ये डेट याद रखना है, ठीक है, डेट को नहीं भूलना है। ये 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया, और माउंटबेटन प्लान में बोला गया कि मतलब ये देखिए, ये इंडिया में आया और बोला, आप देखिए बात को समझिएगा, ये जून 1947 में आया, 3 जून 1947 को आया। और इन्होंने इससे पहले एटली, क्लेमेंट एटली जो है, मैं आपको बता दूं, इस क्लेमेंट एटली हैं, उन्होंने 20 फरवरी 1947, देखिए क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को बोला था कि 30 जून 1948 तक, 30 जून 1948 तक हम भारत को सौंप के चले जाएंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे। देखिए डेट 30 जून 1947 को 1948 को हम भारत को आज़ाद कर देंगे, ऐसा क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया था, इसलिए उसको एक एटली घोषणा के नाम से भी जाना था। 20 फरवरी 1947 को, उसके पहले और उसके बाद जो ये आया 3 जून 1947 का प्लान है, क्योंकि ज़्यादा विरोध हो रहा था, ज़्यादा चीज़ें हो रही थी कि नहीं जल्दी आज़ादी मिले, जल्दी संविधान बने। तो 3 जून 1947 को आया प्लान, और बोला कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग अधिराज्य होंगे। समझे बात को, दो अलग अलग अधिराज्य होंगे। ओके, अब समझिएगा बात को कि भैया ये अधिराज्य क्या है, ये कौन सा बला है। तो डोमिनियन स्टेटस में आपको पढ़ा चुका हूं, है ना, डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन बोला कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान को। अधिराज्य का मतलब हुआ कि ऊपर में कौन बैठेगा, क्राउन, ऊपर में कौन बैठेगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन की महारानी जो होगी भारत का मेन अध्यक्ष होगी, लेकिन भारत और पाकिस्तान अलग अलग स्वतंत्र हो जाएंगे, बट वो अधिराज्य का दर्जा होगा, संप्रभु नहीं होगा। आगे बताएंगे क्या होता है। तो इंडिया एंड पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे, ऐसा बोला गया माउंटबेटन जून प्लान 1947 में। क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद और भी चीजें हुई, NFWP और सिलहट के लिए जनमत संग्रह, रिफरेंडम, ठीक है। देखिए जो भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जो भी पढ़ा रहा हूं, वो आपको पेड कोर्स ले लिया, कुछ ले लीजिए, वहां पे सबको आपको यही चीज मिलेगा। तो ध्यान से चीजों को समझिएगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप जैसे भी आपको 2 के स्पीड में पढ़ना हो, 1.5 के स्पीड में मोबाइल में करके पढ़ना हो, लेकिन इस चीज को पढ़ के नोट डाउन जरूर करिए। आपके पास बुक्स हो तो बुक्स पे ही लिखिए, बट हर एक चीज महत्वपूर्ण एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं पढ़ा रहा हूँ, इस बात को फालतू चीजें मैं नहीं बताऊंगा। अब देखिए ये जनमत संग्रह, ये 2 जगह
ये दो जगह में बहुत कन्फ्यूजन था कि भैया ये कहाँ जाएंगे, अगर बनेंगे तो इंडिया के पाकिस्तान, इंडिया के पाकिस्तान में कहाँ जाएंगे। तो इन दोनों के जनता से ही डिसाइड कर लिया जाए, इन दोनों के जनता से ही पूछ लिया गया, इसलिए जनमत संग्रह हुआ। रिफरेंडम बोलते हैं इंग्लिश में। और जनमत संग्रह एक तरह का प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक टूल्स है जो कि इस्तेमाल किया जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। स्विट्जरलैंड जैसे देशों में, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, हमारे द्वारा चुने गए एमएलए एमपी, वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। इस बात को आप लोग को ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड, ठीक है, वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। बट जनमत संग्रह का मतलब ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर कोई भी कानून बनाना हो सरकार को तो वो डायरेक्टली लोगों के बीच में वोटिंग करा देंगे, हाँ ये कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। हमारे लिए कौन वोटिंग करता है, हमारे लिए तो लोक स्वराज में वोट पड़ता है, वो हमारे एमपी एमएलए वोट देते हैं, वही जो करते हैं। तो ये जनमत संग्रह हुआ, जनमत संग्रह हुआ इन दोनों जिलों के लिए। और ये आपका इधर NFWP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, और इधर आपका असम के पास सिलहट जिला था, ओके, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ पे बांग्लादेश को बोलते थे, इधर पश्चिमी पाकिस्तान था। तो ये जो NFWP मतलब उत्तरी सॉरी NWFP नॉट NWFP सॉरी, ओके, उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत, उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत, ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों आपका ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सिस्टम आपका देख सकते हैं 3 जून 1947 के प्लान में था। और भी चीजें हैं, जैसे मैं आपको लिख दूं, यहां पे लिखा गया कि जो देसी रियासत है ना, देसी रियासत, ओके, देसी रियासत जो है इनके बारे में कहा गया कि तुम इंडिया में शामिल हो जाओ, तुम पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, तुम स्वतंत्र रहो। मतलब डिपेंड आप पे करता है, देसी रियासत राजा लोग डिपेंड आप पे करता है कि आप भारत के साथ शामिल होंगे, पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे या स्वतंत्र रहेंगे। इतना ज्यादा छूट दिया गया देसी रियासतों को। ये माउंटबेटन प्लान था, समझे, ये माउंटबेटन प्लान था जो कि सब सारी चीजें बोला गया। अब माउंटबेटन प्लान के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जूम कैसे हो जा रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, ओके, ये माउंटबेटन प्लान में था। माउंटबेटन प्लान के बाद एक और प्लान आएगा, और वो प्लान होगा, सॉरी, एक और योजना आएगा, वो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इतना ज्यादा, मतलब आप देखिए 1948 में आजाद कर देंगे 30 जून को, ऐसा इटली ने घोषणा किया था, वहां के पीएम ने। लेकिन उससे पहले ही 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया, मतलब भारत आजाद हो जाएगा, क्लियर, भारत आजाद हो जाएगा। अब देखिए समझिएगा बात को, इसमें क्या बोला गया उसी को समझिएगा। ये देखिए सबसे जल्दी ब्रिटिश के संसद में पास होने वाला अधिनियम था, सबसे जल्दी, बहुत कम दिनों में। पूछ भी देता है कभी कभी, ठीक, कब हुआ, एग्जाम में पूछा है, कभी कभी नहीं पूछा है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद में, भारत नहीं सॉरी, ब्रिटेन के संसद में पास मतलब पेश किया गया, और मात्र 14 डेज के अंदर 14 जुलाई 1947 को पास, देख सकते हैं, मात्र सॉरी 18 जुलाई, मात्र 14 दिनों के अंदर, मात्र 14 दिनों के अंदर ये आपका, मैं इसको डिलीट कर दूं, ठीक है, मात्र 14 दिनों के अंदर ये पास हो गया, बहुत ही जल्दी। मतलब भारत को आजाद करने का अंग्रेजों ने ठान लिया था ऐसा, और बोला कि 15 अगस्त 1947 को हम भारत को आजाद कर देंगे, 15 अगस्त 1947 को हम भारत को आजाद कर देंगे, एक इंडिया हो जाएगा और एक पाकिस्तान हो जाएगा। हर बात को, एक इंडिया एक पाकिस्तान हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक अधिराज्य में। फिर वही बात, डोमिनियन स्टेटस। आपको क्या करेंगे, आपको हम अधिराज का दर्जा देंगे भाई, आपको हम अधिराज का दर्जा देंगे, और वाइसराय ये सब खत्म, वाइसराय का पोस्ट को बोला खत्म कर देंगे, और बोला कि भारतीय बन जाएंगे गवर्नर जनरल। मतलब भारतीय मीन्स कि आपके भारत अगर बनेगा तो भारतीय गवर्नर जनरल बनेंगे, है ना, उनको चुना जाएगा, ये सिस्टम था। अब देखिए बोला कि
जो ब्रिटेन की महारानी होगी वो भारत के लिए भारतीयों को गवर्नर जनरल चुनेगी, भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान जो भी मतलब बट के मिलेगा वो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ऐसा सिस्टम था इस 1947 के आपके मतलब एक्ट में। ओके, अब डोमिनियन स्टेटस का दर्जा अभी तक मिला है और भी चीज़ें, अभी जूरी भी था डोमिनियन स्टेटस का दर्जा उस समय, क्योंकि तुरंत से सडन आपको अगर आज़ाद कर दिया जाए तो सब कुछ शासन व्यवस्था संभालना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल है। 1-2 महीने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम था कि आज़ाद कर 15 अगस्त 1947 को भारत एक अधिराज्य के रूप में आज़ाद होगा, ना कि पूर्ण रूप से संप्रभु होगा। ऐसा सिस्टम था। फिर बोला संविधान सभा भारत और पाकिस्तान इन दोनों के लिए संविधान बनाएगी। अगर पाकिस्तान को लगता है कि नहीं हमको ये संविधान पसंद नहीं, तो संविधान अपना अलग अपना संविधान सभा बना सकती है। तो ये सिस्टम था कि संविधान सभा तभी काम कर रही है, संविधान सभा बना मतलब संविधान बना रही है। फिर बोला तब तक कि जो भी शासन चलेगा, अभी संविधान भी आपके पास नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मैंने बताया था ना भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत बड़ा अधिनियम था। हमारे संविधान का 70% भाग, आज जो वर्तमान का संविधान 70% भाग हमारा इस 1935 के एक्ट से। तो बोला कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में के थ्रू ही हमारा अभी शासन चलेगा, इसके अनुसार ही अभी शासन चलेगा। जब तक कि आपका संविधान बन के रेडी ना हो जाए तब तक हमारे वाला से काम चला लीजिए, ऐसा सिस्टम था। क्लियर है। उसके बाद जो रेड क्लिफ, आपको नाम पता हो रेड क्लिफ रेखा है ना, रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा, रेड क्लिफ की अध्यक्षता में, अब देखिए रेड क्लिफ, अब देखो भारत और पाकिस्तान अलग अलग जगह बनाया जाएगा तो सीमा का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगा, है ना, सीमा का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। ओके, हम सीमा हैदर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो बाउंड्री है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया गया, एक सीमा आयोग का गठन किया गया, सीमा आयोग, ठीक है, बाउंड्री कमीशन, जो कि पंजाब, ध्यान रखिएगा, जो कि पंजाब और बंगाल के एरिया में सीमा का निर्धारण, पंजाब सटता है पाकिस्तान से, तो पंजाब और बंगाल के लिए रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया गया, मतलब बाउंड्री कमीशन, जो कि पंजाब जैसे देखते हैं कि पाकिस्तान से सट रहा है, उधर देख सकते हैं कि आप बंगाल जो है पाकिस्तान से, जो पूर्वी पाकिस्तान से सट रहा है, तो इन दोनों के कौन सा एरिया कहाँ पे जाएगा, तो उसके लिए एक सीमा आयोग का गठन किया गया रेड क्लिफ के द्वारा। इस बात को आप लोग को समझिएगा। ये हमारा स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या क्या चीज़ था। अब ये 1947 का अधिनियम आएगा, 1947 का अधिनियम आएगा, संविधान सभा हमारा बन चुका है, संविधान सभा का गठन हमारा हो चुका है। तो आप मुझे बात बताओ कि ये एक्ट संविधान सभा पे क्या असर करेगा। जाहिर सी बात, संविधान बन रहा है, संविधान सभा लिखा रहा है, मतलब संविधान सभा गठन हो चुका, वो लोग बैठे हुए हैं, तो ये एक्ट भारत को आज़ाद करेगा, पाकिस्तान को अलग करेगा, तो क्या होगा। सबसे बड़ा बात ये हो जाएगा कि जो संविधान सभा का गठन 389 सदस्य बने थे, उसमें से टोटल मेंबर कहाँ से आए थे, पाकिस्तान, इसे तो भारत के अंदर था। अब पाकिस्तान एक अलग बनाएंगे तो कुछ मेंबर वहाँ भी जाएंगे, सीटों की संख्या पहले बात कम जाएगी भारत के लिए, फर्स्ट चीज़। और भी क्या है, भारत को आज़ादी मिल रहा है तो संविधान सभा को भी कुछ आज़ादी मिलेगा, पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बन जाएगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है ना। इस सिस्टम आगे देखते हैं। ये देख सकते हैं। तो संविधान सभा 1947 के द्वारा, संविधान अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभा जो है उसमें आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बन चुकी है। मतलब संविधान का जो संविधान सभा का जैसा भी मन होगा वैसा संविधान बना देगा, कोई मतलब नहीं, किसी से वो जोर जबरदस्ती नहीं है। संप्रभु का मतलब वही होता है कि सोवरेन है, टोटली रूप से इंडिपेंडेंट है, किसी का कोई दबाव नहीं है, जैसे मन वैसे करेगा। ये आपका सिस्टम पहला हुआ। फिर संविधान सभा को बोला कि अब संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। मीन संविधान सभा का काम केवल संविधान लिखना ही नहीं रहा है, संविधान सभा क्या करेगी, देश के लिए कानून का भी बनाने का काम करेगी। जैसे कि आज हमारा संसद करता है, उसी तरह से संविधान सभा उसमें ये काम कर रही थी। दो अलग अलग काम
स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और देश के लिए सामान्य कानून बनाना, ये दोनों काम आपका देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है। संविधान सभा जब भी बैठता था, जब वो संविधान लिखने के रूप में बैठती थी, संविधान सभा के जो मतलब उसके सदस्य संविधान सभा के लिए बैठते थे, संविधान के लिए बैठते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनते थे, है ना। और जब संविधान सभा यही सभा जब बैठक करती थी विधायिका के रूप में, देश के लिए समान कानून बनाने के रूप में, तो उस समय जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष बनते थे, है ना। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, आपको पता होना चाहिए, वही जीवी मावलंकर। इस तरह से विधायिका जब भी संविधान का काम, जब भी कानून बनाना होता था, तो वो जीवी मावलंकर इसकी अध्यक्षता करते थे। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब संविधान सभा में 389 की जगह 299 बचे हैं, क्योंकि भारत आज़ाद हो चुका है और भारत और पाकिस्तान अलग हो चुका है। अब भारत के पास 299 सदस्य रहेंगे, बाकी सदस्य कहाँ चले जाएंगे, 90 सदस्य तो चले जाएंगे वो पाकिस्तान में, है ना। तो पाकिस्तान वाले को नहीं पढ़ना हम लोग को, और उसमें 229 प्रांत से आएंगे, 70 देशी रियासत है, अलग बात है, ये हम नहीं देखना। बस ये 299 सदस्य रह गए थे, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब ये, हाँ, ये तो सेम चीज़ें हैं, है ना, ये तो सेम चीज़ें हैं आपका। ओके, ये तो आपका सेम चीज़ था, ये तो आपका, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब संविधान का बनना, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर आपका होगा लक्ष्मीकांत में, ये संविधान का बनना क्या है ना। तो 1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, ऐसा मांग किया गया था 1895 में। स्वराज विधेयक में कुछ इन्होंने लिखा था कुछ राइट्स के बारे में कि ये अधिकार मिलना चाहिए भारतीयों को। तो 1895 में पहली बार। फिर महात्मा गांधी बोले कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। एम.एन. रॉय 1934 में इन्होंने बोला कि भारतीयों के लिए संविधान होना चाहिए। कांग्रेस ने 1935 में संविधान का मांग उठाया, लेकिन सबसे पहली बार ऑफिशियल रूप से कांग्रेस ने 1938 में अधिवेशन में, कांग्रेस का अधिवेशन था कहाँ, हरिपुरा। अध्यक्ष थे उस समय जो सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनेगा जो संविधान बनाएगी, और ये संविधान सभा में जो भी लोग आएंगे, जो भी सदस्य चुने आएंगे, उनका चुनाव वयस्क मताधिकार पे होगा। वयस्क मताधिकार पे होगा मतलब जैसा कि सब लोग वोट देने का अधिकार। वयस्क मताधिकार मतलब एक एज होगा, एक आपका एज है, जैसे 18 साल के लोग वोट देने का अधिकार है। तो उसमें ऐसा रखा है कि जो भी मतलब ऐसा बोला, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा बोला कि संविधान सभा जो बनेगा, मांग उठा कि संविधान सभा बनेगा, जो लोग उसको वोट देंगे, संविधान सभा के जो लोग चुने जाएंगे संविधान लिखने के लिए, उन लोगों को चुनने के लिए जो वोट पड़ेगा वो वयस्क मताधिकार पे होना चाहिए, ऐसा सिस्टम था। अगस्त ऑफर आपको पता है, ये आया विश्व युद्ध के समय। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। सब संविधान, सब ये मैंने बताया कि संविधान का टाइमलाइन है, संविधान का मांग कैसे से उठा, ये सब फेल हुआ। फिर कैबिनेट मिशन आया 1946 में, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है, ये मैंने करवा दिया है। ओके, अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा का बैठक, है ना। ओके, अरे यार कहाँ चला गया। देखिए, तो अब जो हमारा है वो है संविधान सभा बैठेगी। पहली बार बैठी 9 दिसंबर 1946। फिर बैठेगी 11 दिसंबर 1946। फिर बैठेगी 13 दिसंबर 1946। भाई अब ये क्या है? अब आपको लग रहा होगा ये मैंने क्या लिख दिया। लगातार 2-2 दिन के बाद बैठ रही है और हर एक दिन अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। 9 दिसंबर को कहा गया कि एक मतलब जब स्टार्टिंग में बैठी ना, तो भाई जैसे कोई भी मेंबर देखते होंगे ना, मतलब कोई भी ग्रुप का अगर आप एक मीटिंग होता होगा तो फर्स्ट दिन ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता। तो 9 दिसंबर 1946 को एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आपके सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
है ना। तो ये क्या हुआ कि संविधान सभा पहला दिन बैठी 9 दिसंबर को, तो बोला कि हमारा अध्यक्ष होगा जो अस्थायी होगा, टेम्पररी, हमेशा के लिए टेम्पररी होगा, अस्थायी होगा, और वो है डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा। पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, 9 दिसंबर। दूसरा दिन बैठा तो लगा नहीं, अस्थायी से काम नहीं चलने वाला है, हमें भाई चाहिए परमानेंट, हमें क्या चाहिए, परमानेंट मेंबर चाहिए। तो परमानेंट मेंबर के रूप में आपके परमानेंट सदस्य अध्यक्ष के रूप में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, राजेंद्र प्रसाद ये बन चुके हैं भाई, समझ बात को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन चुके हैं अस्थायी अध्यक्ष। पूछता है कि लोक संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। केवल अध्यक्ष का नाम आएगा, अस्थायी लिखा रहे ना लिखा रहे आपको राजेंद्र प्रसाद उत्तर देना पड़ेगा, लेकिन अस्थायी लिखा तब सच्चिदानंद सिन्हा उत्तर दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, कभी गलत नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। और उपाध्यक्ष भी चुना गया ना, कि अब अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीमार हैं, संविधान सभा का बैठक करना, तो तब उपाध्यक्ष कौन बनेगा, है ना। तो वो बने, एक सेकेंड, ओके, वो बने हमारे, आप ध्यान रखिएगा, वो बने एस सी मुखर्जी। क्लियर, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो ये 11 दिसंबर 1946 को ऐसा हुआ, है ना। तो ये 2 दिन अभी बैठा है, तो केवल अध्यक्ष चुना रहा है, कौन कैसे काम चलेगा, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जब 13 दिसंबर 1946 को बैठते हैं, तब यहाँ पर एक नया डिसीजन, एक नया चीज जो कि हमें याद रखना है, जो महत्वपूर्ण भी है, और वो चीजें आज हमारा संविधान में देखने को भी मिलता है, और वो था उद्देश्य प्रस्ताव। ओके, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने एक डॉक्यूमेंट लाया, एक उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव लाया और बोला कि जो संविधान लिख रहे हैं, ये संविधान सभा जो संविधान लिखेगी, उस संविधान का क्या उद्देश्य होना चाहिए, उस संविधान का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इसलिए उन्होंने लाया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को आया, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, है ना। उसमें बहुत सारे पॉइंट थे, क्या क्या पॉइंट था वो समझिएगा बात को। अब इसमें मैं लिख देता हूं, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव, इसमें क्या क्या था आप समझिएगा हर एक पॉइंट को। संप्रभु निकाय, है ना, सेकंड, ओके, हाँ, इसमें 8 पॉइंट था, लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या बोला, भारत संप्रभु निकाय नहीं, सॉरी, संप्रभु गणराज्य, बॉडी थोड़ी है। भारत एक सोवरेन रिपब्लिक होगा। संप्रभु गणराज्य का मतलब होता है कि भारत अपना कोई भी डिसीजन लेना हो, किसी भी एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेज उसको नहीं रोक सकती। जैसे मतलब अगर हम आज़ादी के पहले की बात करते तो कोई भी काम अगर करना होता भारत को, 1946 की 7 की बात कर रहे हैं, उससे जब आज़ादी से 1-2 महीने पहले का, तो कहीं ना कहीं परमिशन लेना पड़ता है या अंग्रेजों का दबाव में होता कुछ ना कुछ। लेकिन अभी हमारे भारत को कोई भी डिसीजन लेना हो तो किसी अन्य देश का जोर नहीं चलेगा, किसी अन्य देश के रोकने से नहीं रुकेगा। ये होता है संप्रभुता, इसको बोलते हैं संप्रभुता, सोवरेन। और ये सोवरेन रिपब्लिक की बात की, भारत एक संप्रभु गणराज्य बनेगा, ऐसा वैसा नहीं। भारत किसी भी देश के किसी भी बाहरी फोर्सेस, कोई भी हो, बाहरी देश हो या आंतरिक मामला हो, कोई भी अगर डिसीजन लेना हो भारत को, बाहरी या इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर, तो वो अपने आप करेगी, किसी देश का दबाव नहीं रहेगा, ये बोला। फिर बोला भारतीय संघ होगा, भारत एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, यूनियन ऑफ इंडिया, भारत क्या यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय संघ है।
भारतीय संघ का मतलब हुआ, जैसे बोला अमेरिका वैसे नहीं, अमेरिका भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं, अमेरिका वाला नहीं बात, अमेरिका अलग चीज़ है। अभी कैसे होगा, भारतीय संघ का मतलब हुआ इनके नज़र में कि अगर ये मैप को इग्नोर करिएगा, ठीक है, मैप को इग्नोर करिएगा, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, बोला अगर ये भारत है एक संघ, मतलब इसके अंदर जो भी प्रांत है, जो भी राज्य हैं, वो इससे पहला बात बाहर नहीं जा सकते हैं। भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं वो भारतीय संघ का हिस्सा हैं, वो भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। मतलब ये संघ टूट नहीं सकता है। संघ कैसा, अविनाशी है। संघ कैसा, अविनाशी है। हाँ, ये राज्य अपने आप टूट के अलग अलग हो जाए, एक राज्य 4 राज्य बन जाए, जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ, एक राज्य 5 राज्य बन जाए, 2 राज्य मिलकर एक राज्य बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। बट ये सारे इस संघ का हिस्सा है, संघ से बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए भारत क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, ठीक है, लिख ही देता हूं। विनाशी राज्य, ओके, राज्यों का भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसी का उल्टा है अमेरिका। अमेरिका जो है वो अविनाशी राज्य है। अमेरिका के जो स्टेट्स हैं ना, वो टूट नहीं सकते, वो टूटे तो उन पर डिपेंड करता है। बट वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो लिखते हैं ना, उसमें जो कैलिफोर्निया हो गया, मिशिगन हो गया, वो चाहेंगे तो उससे अलग हो सकते हैं कि हम यूएसए का भाग नहीं हैं, हम अलग राज्य हैं, हम अलग में शामिल हो जाएंगे, कनाडा में शामिल हो जाएंगे, तो वो होता है। तो वो है अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। हमारा भारत क्या है, तो ये भारतीय संघ का बात किया गया, ठीक है। और भी चीज़ें थे उद्देश्य प्रस्ताव में जो हम लोग देखेंगे। अभी उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया है, पास नहीं हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या चीज़ें लोगों को पसंद आएगा तो पास करेगा, अभी पेश किया है ना। तो उसमें क्या क्या था मैं बता दूं आपको। ये है, ये 8 पॉइंट था कि भारत संप्रभु गणराज्य होगा, भारतीय संघ में जो भी शामिल होंगे वो भारतीय संघ का हिस्सा हो जाएंगे, है ना। ये सब सारा सिस्टम था। जैसे कि भारत शांति के लिए काम करेगा, है ना। भारत के जो लोग होंगे उनको सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक न्याय मिलेगा। मतलब ये सब न्याय, 3 तरह के न्याय की बात की गई थी, जो आज हम लोग देखते हैं प्रस्तावना में, है ना। फिर उसके बाद बोला गया जो भारत, जो स्वतंत्र भारत है, उनकी जितना भी पावर है, ऑल सोर्स ऑफ पावर, भारत की सारी शक्तियां, भारत के सारे, मतलब भारतीय संविधान में जो भी चीज़ें लिखी गई, भारत में सारी शक्तियां, स्वतंत्र भारत की सारी शक्तियां और अधिकार, उसके सरकार के अंग, वो कहाँ से मिलेंगे, लोगों से। हमें लोग तो चुनते हैं नेता को, पावर कौन दे रहा है, हम लोग दे रहे हैं। तो सोर्स ऑफ पावर भारत की जनता, ये बोला गया। हम बोलते हैं ना, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे एक संप्रभु गणराज्य, ऐसा बोलते हैं ना, हम भारत को संपूर्ण। तो कहीं ना कहीं जो हम प्रस्तावना प्रियम्बल जो देखते हैं, इसी का झलक है, और यही आगे आके प्रस्तावना बनता है जब ये पास होगा। तो सोर्स ऑफ पावर पूछ देगा ना कि हमारे प्रस्तावना के अकॉर्डिंग सोर्स ऑफ पावर क्या है, स्रोत क्या है, तो भारतीय जनता, है ना। तो ये ध्यान रखिए, इसे सिस्टम लिखा गया। इतने देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा, व्यवसाय, संघ और कार्रवाई, ये इतने तरह की स्वतंत्रता की बात किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव में। आज हमारे पास जो स्वतंत्रता है, ये विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आस्था, पूजा, व्यवसाय, संघ, कार्रवाई की स्वतंत्रता की बात कहा गया है, ये हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में, ठीक है। ये सारा सिस्टम था। और हुआ वही, देखिए हुआ वही कि 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, और आगे जाके यही क्या बना, हमारा प्रस्तावना। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा था, ठीक है, प्रस्तावना। क्लियर, और भी चीजें हैं। अभी देखिए, संविधान सभा की समितियां हैं, मतलब जो संविधान अध्यक्ष बन चुका है, प्रस्ताव पेश हो चुका है, काम चालू हो चुका है,
तो कुछ समिति बनाया गया, कुछ कमेटी बनाया गया, मतलब भाई ऐसे काम ग्रुप बांट के काम करेंगे। 389 सदस्य हैं, 299 सदस्य हैं अभी, तो सबको अलग अलग काम देंगे, एक अलग अलग ग्रुप बना देंगे। कोई अधिकार के लिए बात, मतलब कोई राइट्स लिख रहा है ना, जो हमारा मूल अधिकार है, कोई फंडामेंट जो मतलब उस समय जो भी चीज़ें, कोई देश के राज्यों के लिए जो प्रावधान है उसको बनाया, कोई केंद्र के लिए प्रावधान बनाएगा, कोई यूटी के लिए प्रावधान बनाएगा, कोई नगर पालिका, जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो हमारे संविधान में 22 भाग है ना, तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कमेटियां बनाया गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे याद करने का तरीका, जो पावरफुल कमेटी जहां पे संघ लगा है वो दे दिया गया जवाहरलाल नेहरू को। देखिए, संघ शक्ति समिति है ना, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति है ना, तो ये दोनों किसको मिल गया? जवाहरलाल नेहरू को। और राज्यों के लिए, देखिए पावर वाला चीज, राज्यों के लिए समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, ये तीनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के बना दिया। मतलब संघ से संबंधित जो भी बनाना है। उसके बाद जो जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, पी लगा है तो पटेल जी, देखिए प्रांतीय संविधान, आपको सबको पता है कि सारे राज्यों को जोड़ने का काम, एकीकरण करने का काम इन्होंने किया था, है ना। तो प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, है ना, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय समिति पटेल, तो पी। संघ वाला है, शक्ति वाला है जवाहरलाल नेहरू, राज्य है जवाहरलाल नेहरू। सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन की बात कर देंगे तो कानून है, संचालन है, देखिए प्रक्रिया नियम, संचालन है, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, ये सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना। तो ये आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार उप समिति जेवी कृपलानी। तो जितने भी समिति हैं, जितने भी कमेटी हैं, वो महत्वपूर्ण कमेटियां हैं जो आपको याद रखना है। किसको कौन सा कमेटी, कौन किसका अध्यक्ष था, वो याद रखना है। मैंने याद किया, संघ वाला है तो आपके नेहरू जी हो जाएंगे, आपके संचालन नियम है तो आपके राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, पटेल परामर्श प्रांतीय से प्रांतीय है तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ये सब कुछ याद रखना है। ओके, उसके बाद और भी चीज़ें हैं, आगे हम लोग देखेंगे। अभी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अभी तो आगे पढ़ाना है पूरा। अब ये प्रारूप समिति, तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे। प्रारूप समिति है संविधान सभा का प्रभाव में आना, संविधान सभा का आलोचना। हाँ, तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग संविधान को बना देंगे। नेक्स्ट क्लास में संविधान पूर्ण रूप से बन जाएगा। संविधान सभा की विशेषताएं, जो हमारा संविधान की विशेषता, संविधान जो हमारा बना उसका क्या क्या विशेषता है, जो अलग देशों से अलग है, हमारा अलग देशों संविधान से बहुत अच्छा है, उन चीज़ों को देखेंगे। हमारे संविधान में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा, मतलब इसके बाद जो सेकंड क्लास होगा, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाग 1, जो हमारा संविधान के बुक्स को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक जितना भी सवाल होगा, एमसीक्यू होगा, उसको हम लोग भी एक क्लास में कर देंगे। लेकिन बीच में कोई क्लास में डाल दूंगा या मैं उसका लैब सेशन ले लूँगा, उसमें सारे एमसीक्यू करीब 30 से 40 सवाल हो गए एमसीक्यू, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर 2 चैप्टर खत्म किया उसका, हम लोग वहाँ से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग कल के सेशन में। जिसको अच्छा लगा होगा वीडियो, वो पहला बात लाइक सब्सक्राइब और शेयर ये करेंगे। मुझे बोलने की जरूरत नहीं बार बार, आप लोग ज़बरदस्त रूप से शेयर करिए। ऐसा क्लास आपको, मतलब कहने का मतलब हर जगह नहीं मिलेगा, बहुत सारे मैं चीज़ों में यहाँ पे जो आप देख सकते हैं। आप लोग अगर पूरा अच्छे तरीके से 4-5 क्लास करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सब लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, जहाँ भी हो सकता है स्टेटस लगाइए। ठीक है, तो मिलेंगे कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।